हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस चैनल में जिसका नाम है स्टडी स्मार्ट। और आज मैं आपके लिए ब्रांड न्यू कोर्स लाया हूँ ऑन पॉलिटिकल साइंस और इंडियन पॉलिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको मतलब मोटा मोटा जो है जो हमारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं और बनते रहते हैं वो उस पर ही हम मतलब डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। आपका ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं नया कोई कोर्स डालूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिला करेगी। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैसे बनाया गया, कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए, पहले कौन से स्टेप्स उठाए गए, फिर कौन कौन से रेजिंग्स आ गई, कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आ गई, तो कितना डिले हुआ, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली फ्रेम हुआ। मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा और मैं एनिमेशंस और फोटोग्राफ्स की मदद से ये चाहूँगा कि आपके दिमाग में रहे वो बात, आप के दिमाग में हमेशा याद रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो पहला जो है इनिशियल स्टेज क्या था, इनिशियल स्टेप का क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए। तो इनिशियल स्टेप ये था कि पहला जो स्टेप है वो उठाया था हमारे एम एन रॉय साहब ने। एम एन रॉय साहब जो थे कम्युनिस्ट पाइनियर थे इंडिया के। तो इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करें, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिठाए जिसमें हमारे अपने लोग हो और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाए। ठीक है। तो उनके दिमाग में 1934 में ये आइडिया आया, 1934 में ये आइडिया आया कि हम जो है हम डिमांड करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। किससे? ब्रिटिश इंडिया से। उस वक्त क्योंकि हम अंग्रेज़ों के अंदर गुलाम थे, पूरा इंडिया जो है उनके रूल के अंडर था। तो 1934 में जो एम एन रॉय साहब थे उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग होंगे वो फिर ड्राफ्ट करेंगे, वो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाएंगे जिसमें बेसिक बेसिक लॉज रूल्स होंगे, वो हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे इलॉबरेटली। ये जो है हमारे एम एन रॉय साहब है, बहुत ही महान शख्सियत है क्योंकि इनके दिमाग में जो ये आइडिया आया ये पहला पिलर बना हमारी आज़ादी का। आपको ये दिमाग में रखना चाहिए, ये पहला पिलर बना बगावत का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या हुआ, कौन कौन सी बातें हुई और कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। ठीक है, तो फिर कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद और एक स्टेप उठा, एक साल बाद ही 1934 में। तो जो हमारे एम एन रॉय साहब थे उन्होंने जो है एक आइडिया दिया इंडिया को कि हम जो है हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं। अगर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई तो हम फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकते हैं, अपना हमारा अपना संविधान होगा, हमारे अपने कानून होगा। यानी सपने शुरू हो गए, इंडिपेंडेंट भारत के सपने वहाँ से ही शुरू हो गए। एक शख्स के दिमाग में जो आइडिया आया उससे कितना बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है आगे, आप खुद ही देख लेना। जो ये दूसरा स्टेप था, ये 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उन्होंने डिमांड की, ऑफिशियली डिमांड की। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, जो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, कुछ बंधुओं ने बनाई थी, उन्होंने डिमांड की ब्रिटिश इंडिया से कि आप भाई साहब हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दीजिए ताकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान बना सके अपने तरीके से। ठीक है, इसका मोटो क्या था, इसके पीछे राज क्या था कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, उसमें कुछ बंदे बैठेंगे तो वो जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, ये जो मैंने एग्जाम्पल ये यहाँ पे फोटोग्राफ दी है, ये मैंने दी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, एक ग्रुप 1904 में जो था ये फोटोग्राफ लिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप, बॉम्बे में 1904 में लिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये इतना ही है कि 1934 में जो है आइडिया आया एम एन रॉय साहब के दिमाग में। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चाहा कि हम डिमांड करें ऑफिशियली, किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब आएगी ना, जब लोग असेंबली में बैठेंगे
तो फिर वो ड्राफ्ट्स लेते हैं वगैरह, बहुत बहुत से ओपिनियंस, लाज, रूल्स, प्रियम्बल, वो आप आगे देखोगे। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन उभर के आ जाएगा। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। पहली जो डिमांड थी वो थी एक सीड की। ठीक है, एक पौधे को लगाने के लिए एक सीड को ज़मीन में घुसाना पड़ता है। वो सीड था कि भाई साहब हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। ठीक है, डिमांड हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद थर्ड स्टेप, पहला स्टेप क्या हुआ, आइडिया आया। सेकंड स्टेप क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि भाई हमें जो है उन्होंने बस डिमांड की कि हमें जो है हमें मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलनी चाहिए। तो फिर हमारे सुपर हीरो साहब, जिनको हर कोई जानता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, जिनका बहुत ही बड़ा योगदान है हमारी आज़ादी में और हमारे इंडिया को बहुत ही सुनहरा कल दिखाने में। तो 1935 के बाद 3 साल हो गए, 3 साल तक कोई बात नहीं, अंदर अंदर से बहुत सारी बातें होती रही, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ किसी भी बारे में। 1938 में जवाहरलाल नेहरू साहब ने ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे, क्योंकि ये मेंबर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो इन्होंने डिक्लेयर किया, सीना तान के बोले कि भाई जो हमको जो है कॉन्स्टिट्यूशन मिलना ही मिलना चाहिए। लोगों में बोला कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिलना ही मिलना चाहिए विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। आउटसाइड का मतलब क्या था, इधर इशारा किन की तरफ था, इधर इशारा जो था वो था गोरे लोगों की तरफ, कि हमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हम तो बस अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाह रहे हैं, हम तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। 1938 में जो है ये बात हुई। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू साहब निकले, इसमें एक आइडिया इन्होंने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम हम यूज़ करेंगे, हम वोटिंग सिस्टम डालेंगे, जो कि 18 से ज़्यादा का एज का बंदा होगा वो वोटिंग करेगा और वो मेंबर को जो है चूज़ करेगा, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। फिर जैसे आज हमारी वोटिंग होती है उसी तरह से उन दिनों भी वो बोल रहे थे कि एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है जिनकी एज भी 18 साल से ज़्यादा होगी। पहले तो 21 ईयर्स थी, फिर मैं बताऊंगा आपको आगे क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई। फिर 21 से 18 ईयर्स हो गई, मतलब एज एक बंदे की जो वोट डाल सकता है। इनका असल में मोटो था कि हम किसी ना किसी तरह से हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, वरना भाई प्रॉब्लम होगी। तो चिंगारी तो लग चुकी थी, तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो भाई साहब जब ये डिमांड पे डिमांड करते गए, डिमांड पे डिमांड करते गए, अब ये अंधाधुन मैदान में आ गए, नहीं है नहीं भाई हमें चाहिए ही चाहिए, हमें चाहिए ही चाहिए। तो अल्टीमेटली जो ब्रिटिश इंडिया ने है उन्होंने इनकी डिमांड जो है एक्सेप्ट कर ली। अगस्त 1940 की बात है, उसको बोलते हैं हम अगस्त ऑफर। रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है प्लीज़ एंड प्लीज़। जब अगस्त 1940 में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट किया गया बाय ब्रिटिश इंडिया, तो उस ऑफ़र को क्या बोलते थे, उस ऑफ़र को बोला गया अगस्त ऑफ़र। देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप, ब्रिटिशर्स का जुल्म, तोपों के सामने लोगों को घसीट के ले जाना और तोपों से उड़ा देना, कितना जुल्म था इंडिया के अंदर। तो चलिए छोड़ते हैं इस बात को, हम आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटिश इंडिया ने अगस्त 1940 में जो है हमारे ऑफ़र को एक्सेप्ट किया कि जी भाई हम आपको देंगे, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो उसके बाद 2 साल के बाद क्या हुआ, 1942 में वर्ल्ड वार सेकेंड की आग लग गई दुनिया में। वर्ल्ड वार सेकेंड जो था वो वजूद में आया, वर्ल्ड वार सेकेंड। तो सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे एक बंदे, एक मिशन था जो इंडिया में लाया गया, कैबिनेट मिशन, वो मैं आपको आगे अच्छे से दिखाऊंगा कि उसमें एक बंदे थे जिनका नाम था सर स्टीफर्ड क्रिप्स। वो बड़े चालाक बंदे थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1942 में बोला कि आप लोग एक काम करो कि आप थोड़ा वेट क्यों नहीं करते, वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म होने के बाद हम आपको क्या करेंगे, हम आपको दे देंगे, आपका जो है वो है क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त ऊँट जो है पहाड़ के नीचे आ गया था। ब्रिटिशर्स जो है फंसे हुए थे, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड में वो इन्वॉल्व थे,
पूरी दुनिया इन्वॉल्व थी। इंडिया ने गनीमत जाना उस टाइम, नहीं भाई यही बात है, मार ले हथौड़ा। नहीं माना इंडिया के लोगों ने कि नहीं हमें तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक प्रॉब्लम हो गई उस टाइम। प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ के जो मुस्लिम्स थे उनको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। यहाँ नहीं बोलते हम एक नहीं दो है, हमें दो चाहिए। अरे यार पहले एक अंडा नहीं मिल रहा, तुम दो दो मांग रहे हो। तो वहाँ पे मुस्लिम्स ने बोला कि हमें अलग चाहिए, बाकी सदस्यों ने बोला, मतलब फॉर एग्जांपल हिंदूज़ ने बोला कि हमें अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। हिंदूज़ का तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन मुस्लिम्स ने बोला पाकिस्तान के लिए, फिर तो पाकिस्तान वजूद में आगे आगे उसी टाइम जो है दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज़ की डिमांड होगी कि भाई साहब हम हिंदूज़ के साथ नहीं रहना चाहते, हमें अलग स्पेस चाहिए, तो हमें अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए, हमें अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। पहले एक नहीं मिल रहा था तो भाई साहब दो दो की डिमांड होने लगी। तो उससे क्या हुआ, उससे रिजेक्शन हो गई। किस चीज़ की, फाइनली दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की रिजेक्शन हो गई। रिजेक्ट 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 किसने किया, कैबिनेट ने। कैबिनेट मिशन जो मैंने आपको बोला, मैं आगे आपको दिखाऊंगा कौन कौन से बंदे थे, उसको असल में मोटिव क्या था। उन्होंने बोला कि नहीं भाई रिजेक्ट कर दो, सिर्फ आपको एक ही मिलेगा। ठीक है, तो गनीमत था वक्त, तो लोगों ने बोला चलो कोई बात नहीं, एक ही में काम चला लेते हैं, दो दो की बात ही नहीं। तो अब जब इनको मिला कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जब इनको मिली, तो हम देखेंगे कि क्या था, हिंदुस्तान की हालत क्या थी उस टाइम। देखो भाइयों, हिंदुस्तान जो था दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक जो कि ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, यानी जो गोरों के हाथ में थे, जिनको गोरे रूल कर रहे थे, उनको कहते हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस। ठीक है, दूसरा वो उनको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स, जिनको राजा महाराजा जो थे रूल कर रहे थे। तो 296 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। अभी जबकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी है, अब खाली बंदों से तो नहीं बनेगी। पहली जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, एक वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, जिससे हम देखेंगे कि कौन इस काबिल है कि वो एक मेंबर बन सके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। अब 93 जो थी प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम, जिनको राजा महाराजा जो थे रूल कर रहे थे, और 296 एरियाज़ जो थे, 93 एरियाज़ बोल रहा हूँ मैं, सॉरी स्टेट्स नहीं, उस टाइम स्टेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 296 एरियाज़ जो थे वो थे मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं हम 296 है, तुम लोग कितने हो। ये भाई साहब इनको बोल रहे हैं, ब्रिटिशर बोल रहे हैं राजा को। राजा साहब बोल रहे हैं कि आवाज़ दो, हम 93 है। वाह, तो इससे आपको याद रहेगा कि जो हमारा इंडिया था वो दो हिस्सों में था, ब्रिटिश प्रोविंस में और प्रिंसली स्टेट्स में। प्रिंसली स्टेट्स 93 थी और 296 जो थे वो थे हमारे ब्रिटिश प्रोविंस के लोग। ठीक है, तो अब जो ब्रिटिश प्रोविजन था ना, जो ब्रिटिश का वो था ना, प्रोविंसेस थे ना, उनको क्या किया गया, उनको डिवाइड किया गया, सॉरी उनको डिवाइड किया गया मुस्लिम्स में, सिख्स में, और बाकी वो लोग जो इन दो से अलग थे। यानी तीन कैटेगराइजेशंस की गई, मुस्लिम्स, सिख्स एंड द पीपल अदर देन दीज टू। ठीक है, एक तो ये डिवीजन हो गया। अब इनको इलेक्ट कैसे किया गया, जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कुछ को इलेक्ट किया गया सिंगल ट्रांसफॉर्मेबल वोट सिस्टम से, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू साहब ने बोला था। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे ना, उनको नॉमिनेशन मिली गई। यानी राजा साहब ने बोला कि जो हेड ऑफ द स्टेट था, एक प्रिंस था, एक किंग था, उसने बोला कि फलां शख्स है, इसको रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करो, जाओ। ठीक है, ऐसे ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एक तो इलेक्ट हो रहा था, एक जगह से इलेक्ट हो रहा था, दूसरी जगह से नॉमिनेट हो रहा था। तो जो हमारी असेंबली बनी ना उस टाइम, वो दो हिस्सों की थी। एक तो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड सिस्टम था। यानी कुछ लोग नॉमिनेट किए गए थे और कुछ लोग इलेक्ट किए गए थे। उसके बाद इलेक्शन हो गया। ठीक है, इसमें भी एक प्रॉब्लम हो गई। इलेक्शन में जो 93 थे ना प्रिंसली स्टेट्स, इन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया। तो इन्होंने क्या कहा कि हम नहीं भाई, हम नहीं लड़ेंगे, तुम लोग ही लड़ो इलेक्शन।
बस 296 सीटें हैं तुम लोगों के पास। जो ब्रिटिश प्रोविंस के लोग थे उनके पास 296 सीटें थी, जो आपने पीछे देखा। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे। राजा साहब ने कहा नहीं भाई, हम तो थक चुके हैं, हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन गोरों ने कहा, गोरों के प्रोविंसेस ने कहा कि हम लड़ेंगे, और हम 296 है और हम काफ़ी है। मैं ऐसे जोक में बोल रहा हूँ। 296 सीटों के लिए लड़ा गया, 93 सीट्स को छोड़ दिया गया। फॉर किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इलेक्शंस के लिए। अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं पहुंचा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। कॉन्स्टिट्यूशन अलग कॉन्सेप्ट होता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो अब जो कि 296 सीटों का इलेक्शन हो गया, ठीक है। इसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन्होंने 208 जीते। मुस्लिम लीग ने 73 जीते, और जो अलग लोग थे उन्होंने 15 सीटें जीती, ठीक है। ये जो था, ये जो हमने पढ़ा पीछे से कि कहाँ से आइडिया आया। देखिए आप देखो कैसे चल रही है वेव, कैसे चल रही है। पहले आइडिया आया, फिर डिमांड होगी, फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया, फिर उसके बाद एक्सेप्ट हो गया कि नहीं एक देंगे इनको, दो नहीं देंगे, एक देंगे। उसके बाद जब वो एक दिया गया, उसके लिए हिस्से किए गए। इंडिया में दो हिस्से हैं, ब्रिटिश प्रोविंसेस और जो है हमारे प्रिंसली स्टेट्स है। तो 296 उनके थी और 93 उनकी थी। 90 उसके बाद इलेक्शन हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे उन्होंने कहा नहीं भाई हम नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो उन 296 सीट्स में से 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, 73 मुस्लिम लीग ने जीती, और बची हुई 15 बाकी जो छोटी छोटी पार्टीज थी उन्होंने जीती। होप कि आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू सो मच कि आप मेरे चैनल पे आए। आप मेरे चैनल पे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर कहीं पे गलती हुई उसके लिए सॉरी, सिंस इट्स माय फर्स्ट लेक्चर ऑन पॉलिटी, और इससे पहले मैंने फिज़िक्स पे एक लेक्चर दिया हुआ है, तो पहले थोड़ी गलतियाँ हो सकती है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी सो मच।